रात के 12 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली के कड़कने की आवाज से पूरा कमरा दहल उठता था। शहर से दूर पहाड़ों के बीच बने एक पुराने फार्म हाउस की खिड़की पर रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा से कांप रहा था। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी, लेकिन नेटवर्क गायब था। रिया के पिता की 2 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना था कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन रिया जानती थी कि यह मर्डर था। और अब वह कातिल रिया के पीछे था। तभी अचानक फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। कदमों की आहट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कमरे के अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वह परछाई रिया के करीब आई, रिया ने पूरी ताकत से रॉड घुमाई, लेकिन सामने वाले शख्स ने बहुत फुर्ती से रिया का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। शांत हो जाओ रिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। एक गहरी और शांत आवाज गूंजी। कमरे में बिजली आई तो रिया ने देखा, सामने 6 फीट लंबा मजबूत कदकाठी का एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर गंभीरता थी। वह राहुल था। रिया ने हाँफते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राहुल ने रिया का हाथ धीरे से छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम राहुल है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। तुम्हारे पिता ने मरने से 1 दिन पहले मुझे हायर किया था। उन्हें पता था कि उनकी जान खतरे में है, और अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। विक्रम के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। विक्रम का नाम सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम इस शहर का वह खूंखार नाम था जिससे कानून भी डरता था। राहुल ने खिड़की के बाहर देखा और कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विक्रम के शार्प शूटर शहर के कोने कोने में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यह फार्म हाउस अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस तूफान में हम बाहर भी नहीं जा सकते। हमें यहीं छुपना होगा। रिया ने राहुल की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन राहुल की आंखों में एक ऐसा विश्वास था जिसने रिया के डरते हुए दिल को थोड़ी राहत दी। रात और गहरी होती गई। बाहर तूफान और तेज हो गया था। फार्म हाउस की बिजली फिर से गुल हो गई। राहुल ने कमरे के कोने में रखी कुछ लकड़ियों को जलाया, जिससे कमरे में हल्की सी गर्माहट और मध्यम रोशनी फैल गई। रिया एक कंबल ओढ़े आग के पास बैठी थी। उसका शरीर अब भी डर और ठंड से कांप रहा था। राहुल उसके पास आया और उसने गर्म कॉफी का एक मग रिया की तरफ बढ़ाया। इससे पियो, थोड़ा अच्छा लगेगा, राहुल ने नरमी से कहा। रिया ने मग लिया और एक घूंट भरा। उसने राहुल की तरफ देखा, जो आग की लपटों को देख रहा था। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। रिया ने धीरे से पूछा, राहुल, क्या हम बच पाएंगे? मेरे पिता को उन्होंने मार दिया। मैं अकेली रह गई हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया की आवाज में छुपा दर्द और बेबसी देखकर राहुल का दिल पिघल गया। वह रिया के और करीब बैठा। उसने रिया के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिया। यह मेरा वादा है तुमसे। राहुल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। इस खौफनाक रात में, जहां बाहर मौत मंडरा रही थी, कमरे के अंदर एक अलग ही एहसास जन्म ले रहा था। डर ने दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। रिया ने राहुल की आंखों में देखा। वहां सिर्फ सुरक्षा का एहसास नहीं था, बल्कि एक गहरी कशिश थी। रिया ने बिना कुछ सोचे अपना सिर राहुल के चौड़े सीने पर रख दिया। राहुल ने महसूस किया कि रिया का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी बाहें रिया के गिर्द लपेट लीं। आग की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। धीमे धीमे राहुल ने रिया के चेहरे को ऊपर उठाया।
रिया की भीगी पलकें और उसके सुर्ख होंठ आग की रोशनी में चमक रहे थे। राहुल की उंगलियां रिया के गालों पर रेंगने लगीं। डर का माहौल अब पूरी तरह से रोमांस और दीवानगी में बदल चुका था। राहुल, रिया के मुंह से बस इतना ही निकला। राहुल ने बिना एक पल गंवाए अपने होंठ रिया के होंठों पर रख दिए। वह एक बेहद गहरा और भावुक किस था। रिया ने भी पूरी शिद्दत से राहुल का साथ दिया। इस पल में वे भूल गए कि बाहर कोई कातिल उनका इंतजार कर रहा है। राहुल के हाथों ने धीरे से रिया के कंधे से कंबल को सरका दिया। उसकी उंगलियां रिया की मखमली त्वचा पर रेंग रही थीं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहुल को अपने और करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ आग के जलने की और उनकी भारी होती सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। उस ठंडी तूफानी रात में दोनों ने एक दूसरे की बाहों में वो गर्माहट खोजी जिसने दुनिया के सारे डर को मिटा दिया था। वे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार और जुनून में डूब गए। सुबह की पहली किरण जब फार्म हाउस की खिड़की से अंदर आई तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राहुल की आंखें खुलीं। रिया उसके बगल में सो रही थी। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था, लेकिन राहुल जानता था कि यह सुकून बहुत कम वक्त के लिए है। राहुल चुपचाप उठा और उसने अपने फोन की जांच की। नेटवर्क आ चुका था। उसने तुरंत अपने एक वफादार साथी इंस्पेक्टर अमित को फोन लगाया। अमित, मैं रिया के साथ सेफ हाउस में हूं, क्या कोई अपडेट है? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से अमित की घबराई हुई आवाज आई। राहुल, तुम जहां भी हो वहां से तुरंत निकलो। तुम्हारे सेफ हाउस की लोकेशन लीक हो गई है। विक्रम को पता चल चुका है कि तुम दोनों कहां हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही कोई सीनियर अफसर विक्रम से मिला हुआ है। राहुल के होश उड़ गए। इसका मतलब था कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। तभी अचानक फार्म हाउस के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। राहुल ने खिड़की से झांक कर देखा। काले कपड़ों में 3 नकाबपोश आदमी हाथों में ऑटोमेटिक गन लिए फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर रिया को जगाया। रिया, उठो, वे आ गए। रिया हड़बड़ाकर उठी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के पीछे बने एक खुफिया रास्ते की तरफ ले गया। तुम्हें इस रास्ते से नीचे बेसमेंट में जाना होगा और वहां छुपना होगा। जब तक मैं ना आऊं तुम बाहर मत निकलना, राहुल ने गंभीर आवाज में कहा। और तुम? रिया की आंखों में फिर से डर आ गया। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, राहुल ने अपनी गन लोड करते हुए कहा। जैसे ही रिया बेसमेंट की तरफ बढ़ी, फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा गोलियों की बौछार से टूट गया। 2 शूटर अंदर घुस आए। राहुल ने फुर्ती से सोफे के पीछे पोजीशन ली और एक के बाद एक 2 फायर किए। एक शूटर सीधे फर्श पर जा गिरा, लेकिन दूसरा शूटर बहुत शातिर था। उसने राहुल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राहुल को पीछे हटना पड़ा। इसी बीच तीसरे शूटर ने बेसमेंट का दरवाजा देख लिया था, जहां रिया छुपी हुई थी। वह उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने देखा कि रिया खतरे में है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सोफे के पीछे से छलांग लगाई और उस शूटर पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गन हाथ से छूटकर दूर गिर गई। शूटर ने राहुल के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे राहुल के मुंह से खून निकल आया। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े कांच के एक शोपीस को शूटर के सिर पर दे मारा। शूटर बेहोश होकर गिर पड़ा। राहुल ने तुरंत अपनी गन उठाई और बचे हुए शूटर को भी ढेर कर दिया। फार्म हाउस में हर तरफ खून और गोलियों के निशान थे। राहुल हांफते हुए बेसमेंट की तरफ भागा। रिया, बाहर आओ। रिया दौड़ती हुई बाहर आई और राहुल के गले लग गई। वह रो रही थी, लेकिन राहुल का चेहरा इस वक्त बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने उन मरे हुए शूटरों में से एक की जेब की तलाशी ली। उसकी जेब से एक डायरी मिली। उस डायरी को खोलते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में रिया के पिता की वसीयत की एक कॉपी थी और साथ ही एक तस्वीर थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद राहुल की थी, जिस पर लाल स्याही से क्रॉस का निशान बना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था, रिया को जिंदा पकड़ना है,
क्योंकि असली चाबी उसके पास है। रिया ने राहुल की तरफ देखा। क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? राहुल ने डायरी छुपाई और कहा, हमें अभी के अभी यह शहर छोड़ना होगा। विक्रम सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहता, वह तुमसे कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। फार्म हाउस से निकलने के बाद राहुल ने अपनी पुरानी एसयूवी गाड़ी निकाली। बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी। राहुल बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे पर जा रही थीं। वह देखना चाहता था कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। बगल वाली सीट पर बैठी रिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने राहुल की तरफ देखा और घबराती हुई आवाज में पूछा, राहुल, उस डायरी में क्या लिखा था? तुम उसे देखकर इतने परेशान क्यों हो गए? राहुल ने कुछ सेकंड के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, रिया, तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, यह बात अब पक्की हो चुकी है। विक्रम को किसी ऐसी चीज की तलाश है जो तुम्हारे पिता के पास थी, और उस डायरी में लिखा था कि वह चाबी अब तुम्हारे पास है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि वह किस चाबी की बात कर रहे हैं? रिया ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया। चाबी? मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है राहुल। पिताजी ने मरने से पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया। राहुल ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। सोचो रिया, कोई लॉकर, कोई पासवर्ड, कोई पुरानी डायरी, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें आखिरी वक्त में दी हो, या जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें बताया हो। रिया गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसकी नजर अपने गले में पहनी हुई एक सोने की चेन पर गई, जिसमें एक अजीब सा पुराने डिजाइन का पेंडेंट, लॉकेट लगा था। उसने उसे छुआ और कहा, राहुल, मेरे जन्मदिन पर, यानी पिताजी की मौत से ठीक 3 दिन पहले, उन्होंने मुझे यह लॉकेट दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे कभी अपने से अलग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल ने एक पल के लिए रिया के गले में लटके उस लॉकेट को देखा। वह कोई आम लॉकेट नहीं था। उस पर कुछ बारीक कोट लिखे हुए थे। शायद यही वो चाबी है। रिया, हमें इस लॉकेट का रहस्य जानना होगा, लेकिन उससे पहले हमें छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। विक्रम के लोग हमारे हर सेफ हाउस को जानते हैं, इसीलिए हम वहां जाएंगे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल गाड़ी को शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके की तरफ ले गया। उसने गाड़ी को एक पुरानी बंद पड़ी कपड़ा मिल के पास पार्क किया। इस मिल के पीछे राहुल का एक बेहद गुप्त और छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसके बारे में उसके डिपार्टमेंट के किसी भी शख्स को नहीं पता था। अंधेरा होने तक वे दोनों उस अपार्टमेंट के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके थे। यह जगह छोटी थी, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित थी। कमरे के अंदर आते ही रिया थककर सोफे पर बैठ गई। पिछले 24 घंटों के डर और भागदौड़ ने उसे तोड़कर रख दिया था। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ी। राहुल की शर्ट पर खून के दाग थे, और उसके होंठ के पास से अब भी हल्का खून रिस रहा था, जो फार्म हाउस में हुई लड़ाई के दौरान लगा था। रिया तुरंत उठी और कमरे में रखे फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी को ढूंढ लाई। वह राहुल के पास आई और उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। तुम्हें बहुत चोट लगी है राहुल, यह सब मेरी वजह से हुआ है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की। यह मेरा काम है रिया, और वैसे भी तुम्हें सही सलामत देखना मेरे लिए सबसे जरूरी है। रिया ने कॉटन रुई में दवा लगाई और धीरे से राहुल के होंठ के पास के घाव को साफ करने लगी। जैसे ही रिया का हाथ राहुल के चेहरे को छुआ, दोनों के बीच एक करंट सा दौड़ गया। राहुल की गहरी आंखें रिया के चेहरे पर टिक गईं। रिया की सांसें तेज होने लगीं। वह राहुल के इतने करीब थी कि उसकी धड़कनों को साफ सुन सकती थी। दर्द हो रहा है? रिया ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। उसकी नजरें राहुल के होंठों पर थीं। अब नहीं हो रहा, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने फर्स्ट एड बॉक्स को एक तरफ रख दिया। इस पल में मौत के साए के बीच उन दोनों को समझ आ गया था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
राहुल ने रिया की कमर में अपना हाथ डाला और उसे धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। रिया ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डाल दिए। कमरे की मध्यम पीली रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर एक हो रही थीं। राहुल ने रिया के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श रिया के शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। रिया, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आज इस पल में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। राहुल की आवाज में एक अजीब सा पागलपन और शिद्दत थी। रिया ने राहुल की आंखों में देखा और कहा, मुझे अपने से दूर मत होने देना राहुल। राहुल ने आगे बढ़कर रिया के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। यह चुंबन किस पहले वाले से कहीं ज्यादा गहरा, लंबा और जुनूनी था। रिया ने राहुल के बालों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। राहुल ने धीरे धीरे रिया की शर्ट के बटनों को खोलना शुरू किया। उसकी गर्म सांसें रिया की गर्दन और कंधों पर महसूस हो रही थीं, जिससे रिया के मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। राहुल ने रिया को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कमरे का तापमान जैसे बढ़ गया था। बाहर दुनिया में चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, उस बंद कमरे के अंदर सिर्फ दो जिस्म और एक जान का मिलन हो रहा था। राहुल के मजबूत हाथ रिया के बदन के हर हिस्से को छूकर उसे प्यार का एहसास करा रहे थे, और रिया राहुल के इस जुनून में पूरी तरह बहती जा रही थी। वे दोनों रात के आखिरी पहर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे, प्यार और इंटीमेसी की हर हद को पार करते हुए। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अंदर आई, तो राहुल पहले से ही जागा हुआ था। वह टेबल पर बैठकर रिया के उस लॉकेट को ध्यान से देख रहा था। उसने लॉकेट को पीछे से थोड़ा घुमाया तो उसमें से एक छोटी सी माइक्रोचिप बाहर निकल आई। राहुल ने तुरंत उस चिप को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर कुछ फाइल्स लोड होने लगीं। जैसे ही फाइल्स खुलीं, राहुल के होश उड़ गए। वह कोई मामूली वसीयत नहीं थी। उस चिप में शहर के सबसे बड़े नेताओं, पुलिस अफसरों और क्रिमिनल विक्रम के बीच करोड़ों रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों की तस्करी के सबूत थे। रिया के पिता इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करने वाले थे, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। तभी राहुल का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर अमित का नाम था। राहुल ने फोन उठाया। अमित, मुझे सबूत मिल गए हैं। रिया के पास जो लॉकेट है उसमें विक्रम और हमारे डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों के खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुम तुरंत बैकअप लेकर मेरी लोकेशन पर आओ, राहुल ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से अमित की आवाज नहीं आई। एक ठंडी और जानी पहचानी हंसी गूंजी। वह हंसी विक्रम की थी। बहुत बढ़िया राहुल, मुझे मालूम था कि तुम उस चाबी को ढूंढ ही लोगे। विक्रम की आवाज फोन पर आई। राहुल का खून खौल उठा। विक्रम, अमित कहां है? अमित, तुम्हारा वो वफादार दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है राहुल। और सुनो, जिस सीनियर अफसर की तुम बात कर रहे थे ना, जो मेरे साथ मिला हुआ है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी अमित ही था। उसने मरने से पहले मुझे तुम्हारी यह नई लोकेशन दे दी है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। राहुल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमित गद्दार था? जिसने खुद राहुल को अलर्ट किया था, वही असल में विक्रम का मोहरा था। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है राहुल, वो माइक्रोचिप और रिया को लेकर शहर के पुराने शिपयार्ड गोदाम पर आ जाओ। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो शहर के पुलिस कमिश्नर को तुम्हारी ऐसी फाइल्स भेज दूंगा कि तुम एक पल में देशद्रोही घोषित हो जाओगे। याद रखना, कानून भी अब मेरी जेब में है। विक्रम ने धमकी देते हुए फोन काट दिया। रिया भी जाग चुकी थी और उसने राहुल की सारी बातें सुन ली थीं। वह डर से कांपने लगी। राहुल, अब हम क्या करेंगे? अमित भाई भी उनके साथ थे? राहुल ने लैपटॉप बंद किया और अपनी गन को चेक करते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक गुस्सा था। रिया, अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है। विक्रम ने मेरे दोस्त को मारा है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब खेल उसके मैदान में होगा, लेकिन नियम मेरे होंगे। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो?
रिया ने मजबूती से राहुल का हाथ पकड़ा, अपनी आखिरी सांस तक। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसने एक मास्टर प्लान तैयार किया। वह जानता था कि सीधे तौर पर विक्रम की पूरी सेना से लड़ना खुदकुशी होगी। उसे कानून और अपने एजेंट होने के दिमाग का इस्तेमाल करना था। उसने चुपके से उस माइक्रोचिप का सारा डेटा एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया और उसकी एक कॉपी सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हेड को मेल कर दी, जिसके साथ एक टाइमर सेट था। अगर राहुल 2 घंटे में वापस आकर कोड नहीं डालता तो वह मेल खुद ब खुद लाइव हो जाता। अब वक्त था विक्रम के गढ़ में घुसकर आखिरी जंग लड़ने का। शाम के साए गहरे हो चुके थे। आसमान में काले बादलों का डेरा था और रुक रुक कर हो रही बारिश ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। शहर के कोने में स्थित पुराना शिपयार्ड पूरी तरह से सुनसान था। चारों तरफ लोहे के जंग लगे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे थे। राहुल ने अपनी गाड़ी को शिपयार्ड से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। उसने रिया की तरफ देखा। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के लिए भरोसा था। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, राहुल ने अपनी गन की मैगजीन चेक करते हुए कहा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, विक्रम का पूरा ध्यान मुझ पर और उस माइक्रोचिप पर होगा। तुम्हें मेरे पीछे रहना है। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम तुरंत उस दाहिनी तरफ वाले कंटेनर के पीछे छुप जाना, समझी? रिया ने हां में सिर हिलाया। राहुल ने उसका हाथ एक बार मजबूती से दबाया और फिर दोनों गाड़ी से उतरकर गोदाम के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गोदाम के अंदर का नजारा डरावना था। पीली मध्यम लाइटें जल रही थीं। जैसे ही राहुल और रिया अंदर पहुंचे, भारी कदमों की आवाज गूंजी। कंटेनर्स के पीछे से 6 नकाबपोश शूटर बाहर आए और उन्होंने राहुल और रिया को घेर लिया। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक शख्स सामने आया। उसने ब्लैक सूट पहना था, आंखों पर चश्मा था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, खुद विक्रम था। वाह राहुल वाह, आखिरकार तुम आ ही गए, विक्रम ने ताली बजाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी, जानते हुए भी कि यहां तुम्हारी मौत खड़ी है। तुम खुद चलकर आए, राहुल ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम, बकवास बंद करो। रिया यहां है और मेरे हाथ में वो माइक्रोचिप है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पहले अपने इन गुर्गों से कहो कि गन नीचे करें। विक्रम हंसा। राहुल, तुम यहां शर्तें तय करने की पोजीशन में नहीं हो। चिप मुझे सौंप दो, शायद मैं रिया की जान बख्श दूं, वरना मेरे लड़के तुम दोनों को यहीं दफन कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं विक्रम, मैं यहां बिना किसी तैयारी के आया हूं? राहुल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। जिस माइक्रोचिप के दम पर तुम उड़ रहे हो, उसका सारा डेटा मैंने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के सर्वर पर अपलोड कर दिया है। एक ऑटोमेटिक टाइमर सेट है। अगर अगले 20 मिनट में मैंने अपने फोन से सेफ कोड एंटर नहीं किया तो तुम्हारे सारे काले कारनामे, ड्रग्स और हथियारों की डील के सबूत सीधे मीडिया और कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद कानून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। रिस्क लेकर देख लो विक्रम, अगर मुझे गोली लगी तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य 1 सेकंड में तबाह हो जाएगा, राहुल ने पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कहा। विक्रम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। वह समझ गया था कि राहुल कोई आम डिटेक्टिव नहीं है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, राहुल को जिंदा पकड़ो, इसके फोन का पासवर्ड चाहिए और लड़की को मेरे पास लाओ। जैसे ही विक्रम के आदमी आगे बढ़े, राहुल ने फुर्ती से रिया को पीछे धकेला। रिया, भागो! इसके साथ ही राहुल ने अपनी गन से पहले शूटर के सीने पर गोली दाग दी। गोदाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रिया तुरंत भागकर एक बड़े कंटेनर के पीछे छुप गई। राहुल ने एक लोहे के ड्रम के पीछे पोजीशन ली। 2 शूटरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राहुल ने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने ड्रम के ऊपर से निशाना लगाया और एक के बाद एक 2 सटीक शॉट खेले। दोनों शूटर फर्श पर ढेर हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक शूटर ने राहुल पर हमला कर दिया। राहुल की गन हाथ से छूटकर दूर जा गिरी।
शूटर ने राहुल की गर्दन दबोच ली। राहुल का दम घुटने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपनी कोहनी से शूटर के पेट पर जोरदार वार किया। शूटर की पकड़ ढीली हुई तो राहुल ने उसे उठाकर पास ही पड़े एक नुकीले लोहे के एंगल पर दे मारा। शूटर वहीं ढेर हो गया। इसी बीच विक्रम ने मौका पाकर रिया को देख लिया था। वह रिया की तरफ बढ़ा और उसने रिया के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। राहुल, रुक जाओ, वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। विक्रम ने रिया की कनपटी पर गन तानते हुए चिल्लाया। राहुल ने देखा कि उसके सारे शूटर मारे जा चुके थे, लेकिन विक्रम ने रिया को ढाल बना लिया था। राहुल के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। वह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम, छोड़ो उसे, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, राहुल ने कहा। चिप और फोन मुझे दे दो राहुल, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, विक्रम चिल्लाया। तभी रिया ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने और राहुल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने पैर की हील से विक्रम के पैर पर जोर से हमला किया और उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। विक्रम दर्द से चीख उठा और उसका निशाना चूक गया। उसी एक सेकंड के मौके का फायदा उठाकर राहुल चीते की तरह झपटा। उसने विक्रम के हाथ से गन छीनकर दूर फेंक दी और एक जोरदार मुक्का विक्रम के जबड़े पर मारा। विक्रम जमीन पर गिरा, लेकिन वह बहुत शातिर था। उसने नीचे से एक लोहे की रॉड उठाई और राहुल के पैर पर मार दी। राहुल लड़खड़ाकर गिरा। विक्रम रॉड लेकर राहुल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक पूरे शिपयार्ड में पुलिस और सुरक्षा बलों के सायरन गूंज उठे। गोदाम के दरवाजे तोड़कर दर्जनों कमांडो अंदर घुस आए। राहुल का सीबीआई वाला मेल काम कर चुका था। एजेंसी ने तुरंत एक्शन लिया था। हैंड्स अप। विक्रम, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, एक दमदार आवाज गूंजी। विक्रम ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने लोहे की रॉड छोड़ दी और अपने हाथ हवा में उठा लिए। पुलिस ने आगे बढ़कर विक्रम को हथकड़ियों में जकड़ लिया। कुछ हफ्तों बाद शहर की खूनी दुनिया और भागदौड़ से दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर रात घिर आई थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन घर के अंदर हीटर की हल्की गर्माहट और मध्यम पीली रोशनी फैली थी। रिया सिल्क का एक ढीला सा नाइट गाउन पहने बालकनी के शीशे के पास खड़ी थी और बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। तभी राहुल दबे पांव उसके पीछे आया। उसने अपनी दोनों मजबूत बाहें रिया की पतली कमर के गिर्द लपेटी और उसे पीछे से पूरी ताकत से खुद में भींच लिया। रिया का नाजुक बदन राहुल के चौड़े और गर्म सीने से कसकर सट गया। राहुल ने अपना चेहरा रिया की खुली गर्दन और कंधों पर झुका दिया। उसकी गर्म और भारी सांसें रिया की मखमली त्वचा पर महसूस होते ही रिया के पूरे बदन में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना सिर पीछे राहुल के कंधे पर टिका दिया। राहुल के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर रेंगते हुए उसे और ज्यादा अपने करीब खींच रहे थे। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी मदहोशी थी। तो मिस्टर डिटेक्टिव, सारे केस बंद हो चुके हैं, अब अगला मिशन क्या है? राहुल ने रिया को धीरे से अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें रिया के चेहरे और उसके सुर्ख होंठों पर टिक गईं। उन आंखों में अब मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक बेकाबू कर देने वाला जुनून था। अगला मिशन, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर सांस सिर्फ तुम्हारे नाम करना है, राहुल ने बेहद धीमी और भारी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने राहुल के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। राहुल ने बिना एक पल घमवाए रिया के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। यह चुंबन किस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा, गहरा और मदहोश कर देने वाला था। दोनों एक दूसरे की सांसों और गर्माहट को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे। राहुल ने रिया को अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। रिया ने अपना चेहरा राहुल के सीने में छुपा लिया। राहुल उसे लेकर बेडरूम के अंधेरे की तरफ बढ़ गया, जहां अब किसी भी खतरे का साया नहीं था।
सिर्फ उन दोनों की बेपनाह मोहब्बत और एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी राहुल और रिया की प्यार, सस्पेंस और जुनून से भरी एक खौफनाक दास्तान। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों और आपको ये थ्रिलर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? वह तूफानी रात का रोमांस या शिपयार्ड की वो जंग? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आप ऐसी ही और भी धमाकेदार मिस्ट्री और क्राइम सस्पेंस कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी द कहानी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुनते रहें।